बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 23 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 23 को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो बेसिकली ये सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह नहीं है हमारे पास, ये काफी सारे स्टैंडर्ड्स मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन 18 मार्क्स तक हो सकता है हमारे पास। अब देखें, in accordance with IFRS, prepare a note on property, plant and equipment। और अगर यहां तक देखें तो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए कभी भी आपके ध्यान में ये नहीं ख्याल आएगा कि ये IAS 36 है। जैसे ही आप देखेंगे ना नोट ऑन पीपी, आप लोग कहेंगे IAS 16 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद कहता है फॉर इंक्लूजन इन एमएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम ऑफ टोटल और नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारे क्वेश्चन को जो स्टार्ट होना है वो 1 जनवरी 2018 से होना है। ना तो हम लोगों ने कंपैरेटिव वैल्यूज बतानी है 2017 का डाटा और ना ही हम लोगों ने टोटल्स के बारे में उसको बताना है। अब क्वेश्चन में आए, नोट्स बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिड्स कौन कौन से हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सबसे पहले रीड करना है, चाहे जितना लेंथी क्वेश्चन हो। आपने 2 मिनट्स इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है इसको समझने के लिए कि क्वेश्चन में क्या कुछ शामिल है। उसके बाद आपने इसके सॉल्यूशन की तरफ चलना है। अब देखें तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मंडे लिमिटेड, द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2000। हमें भी तो यही चाहिए था, 1 जनवरी 2018 का ही बैलेंस चाहिए था। दो एसेट्स मुझे यहाँ पे नजर आए, ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। अब देखिए इनकी कॉस्ट एंड रिवैल्यूड अमाउंट। कॉस्ट, अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट गिवन होगी, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट गिवन होगी। हमारे पास है 240 एंड 190। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 36 एंड 60। Revaluation surplus related to the office building as at 1 January 2018 amounting to rupees 8.5। अब यहां से मुझे पता चल गया कि ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया और हमारे पास ये लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट है 240, ना कि उसकी कॉस्ट। और लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट से अब तक 36 का ये का डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब लास्ट रिवैल्यूएशन को भी टाइम गुजर चुका है। और इस डेट पर हमारे पास जो रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 8.5 है। इट मींस दैट ये टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है जो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पर आया होगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर भी हुआ होगा। रिमेनिंग पोर्शन उसका हमारे पास 8.5 मिलियन। On 1 September 2018 a new equipment पहले से हमारे पास मौजूद है 190, लेकिन उसके साथ 1 September 2018 ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने एक न्यू इक्विपमेंट एक्वायर किया बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 70 मिलियन टू द सप्लाई। और हमने उसको पे कितना किया, 70 मिलियन। एंड ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज। अब बेसिकली ये एक्विजिशन ऑफ एसेट्स नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है। तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा जो एसेट हम लोगों ने एक्वायर किया उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग उसको 70 पे नहीं रिकॉर्ड करने वाले, 70 तो सिर्फ वो अमाउंट है जो इन द फॉर्म ऑफ कैश हम लोगों ने पे की, साथ में हम लोगों ने अपना ओल्ड एसेट दिया। कहते हैं was also given in exchange to supplier, the fair value of old and new equipment were assessed at rupees 21 million and 93 मिलियन। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने न्यू इक्विपमेंट को जाके रिकॉर्ड करूंगा 93 उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि अगर आपके पास एसेट एक्वायर्ड एंड एसेट गिवन अप दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन हो तो आप लोगों ने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड, ये आपके पास आनी है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो मेरे पास न्यू इक्विपमेंट जो एडिशन की कॉस्ट आनी है वो मेरे पास आ जानी है 21 प्लस 70। तो न्यू एसिड जाकर रिकॉर्ड होना है हमारा 91 ना के 93 पर। यह बात क्लियर हो गई।
The old equipment had been acquired at a cost of rupees 40 million. अब अगर ये 190 मेरे पास कॉस्ट है, अगर, तो इसमें से 40 मिलियन डिस्पोजल, इसमें से 40 डिस्पोजल के लिए जाएगा, 91 एडिशंस के तौर पर आएगा, राइट। ऑन 1 जुलाई 2016, तो 1 जुलाई 2016 से 1 सितंबर 2018 तक हम उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज, अब न्यू इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है 5 मिलियन, तो जो एडिशन आपने करनी है 91 प्लस 5, इन टोटल 96 की जाके आपने एडिशन कर देनी है। ये बात क्लियर हो गई? ये वो बातें हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हुए आप अपने आप से अपने माइंड में कर रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ जाके करना है क्वेश्चन में। अब यहीं तक अगर आप लोग देखें, आप अपने माइंड में स्केच बनाए ना, तो वो स्केच आपको भरा भरा नजर आएगा कि सिर्फ इसको पढ़ के आप काफी सारी वैल्यूज लिख चुके हैं, उसमें वैल्यूज लिख चुके हैं, तो काफी सारे मार्क्स भी उनसे गेन कर चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ऑन 1 जनवरी 2018, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ML commenced construction of मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब दो एसेट्स हमारे पास पहले से मौजूद थे, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, और अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, थर्ड एसेट इन्वॉल्व हो गया, जो कि स्टार्ट में हमारे पास नहीं था, लेकिन फर्स्ट डे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में वो हमारे पास जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं कैपिटल वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही लिखूंगा। लेकिन इसके लिए ना हम लोग एडिशन या कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट लिखते रहते हैं कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आया। The whole process of assembling and installation was completed on 31st October 2018. तो मतलब 10 मंथ्स लगे इन टोटल, 10 मंथ्स में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो मेरे पास कैपिटल वर्क इन प्रोसेस नहीं है, वो मेरे पास मेरा एसेट है, तो मैं उसको अपने एसेट के तौर पर ही जाके रिकॉर्ड करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक तीसरा कॉलम मैं बना लूंगा। नेक्स्ट, however the work was stopped from 16 to 31st August due to unexpected rain। ये सस्पेंशन है, तो टोटल जो कैपिटलाइजेशन होनी है 9.5 मंथ्स की जाकर होनी है। ऑल राइट, द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 660 million incurred on the plant was paid as under। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 660 तो कैपिटलाइज हो जाएगा, आपने एज इट इज लेके चले जाना है, लेकिन आपने उसको किस किस तरह से पे किया, फर्स्ट अप्रैल, 1 सितंबर एंड 1 दिसंबर आप लोगों ने ये पेमेंट कर दी, और इन पेमेंट्स का सम आपके पास 660 ही बनता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 500। अब हमें टोटल कितना चाहिए था, लेकिन हमने बैंक लोन कितना लिया, obtained on 1 March 2018, जबकि हम लोग पहली पेमेंट कब कर रहे हैं, फर्स्ट पे, तो मतलब पहली पेमेंट हमारे अपने पैसे थे, फर्स्ट पेमेंट हमारे अपने पैसे थे, वो हम लोगों ने यूटिलाइज किए, और उसके बाद हम लोगों ने 500 का लोन ले लिया। द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 18% पेएबल annually। The surplus funds available from the loan were invested in a saving account and earned rupees 17 million during capitalization period। और वो कितना था हमारे पास, कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना था हमारे पास, 9.5 months, राइट। उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों ने टोटल 17 million इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न की। अब मुझे उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अब जहां से मुझे पता चल गया कि ये जो 500 है ये मेरे पास स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक लोन है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं 31 दिसंबर 2017 द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। साल के एंड में दोबारा से ऑफिस बिल्डिंग को रिवैल्यू करो,
The revalued amount of office building was assessed at rupees 178 million by precise valuer and independent valuation firm. Value in use of the office building as at 31st December 2018 was estimated at rupees 186, जबकि revalued amount कितनी है उसकी 170, वैल्यू इन यूज कितनी है उसकी 186। ये इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशंस के लिए उसने बताया। नेक्स्ट देखें, अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड हैं, उनकी लाइफ वगैरह बता रही हैं 20 ईयर, लेकिन स्टेरिक है, तो इसका क्या मतलब है, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, कि जब हम लोगों ने लास्ट इवैल्यूएशन की थी उस टाइम पर उसकी जो लाइफ थी वो 20 इयर्स थी। अच्छा, ये लास्ट इवैल्यूएशन से मुराद 31 दिसंबर 2018 नहीं है, वो जो ओपनिंग बैलेंस बताया था रिवैल्यूड अमाउंट, ये उस टाइम की वैल्यू है। फिर क्या कहते हैं, ऑफिस बिल्डिंग बाय रिवैल्यूएशन मॉडल है, जबकि इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे। कहते हैं ML the accounts for revaluation on right to replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retain earning on an annual basis। अब आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्टार्ट करना था। ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी और आपने अपने माइंड को सेट करके रखना है कि भाई 1.5 पेज तक का क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहां से मार्क्स लेना ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए। आप इजीली वहां से मार्क्स ले सकते हैं, सिर्फ आपको ना मेथड का पता हो कि हमने मार्क्स लेने कैसे हैं। अब जब मैंने इसके नोट्स बना के देने थे तो मेरे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी था। किस तरह से, मैं सबसे पहले जाके इसका फॉर्मेट मंडे लिमिटेड, और उसके बाद हम लोगों ने नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रुपीज देखी हम लोगों ने तमाम अमाउंट्स मिलियन में है, तो हम लोगों ने उसी टाइम पे लिख दिया अमाउंट्स इन रुपीज मिलियन, और जाकर 3 एसेट्स अपने पास लिख लिए। अब इसका स्केच कुछ इस तरह से आप लोगों ने बनाना था। मंडे लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग इक्विपमेंट, ये स्टार्ट में आपको पता चल गए थे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्वेश्चन में से पता चला था। आपने यहां पर आकर कॉस्ट लिख दी, 6-7 लाइंस आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिख लेनी है। ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओपनिंग बैलेंसेस आपको बता दिए गए थे, एज इट इज अपने ओपनिंग बैलेंसेस आप लोग यहां पे लिखें। उसके बाद क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग यहां पर अपने पास लिख लें, क्वेश्चन में गिवन थे, और इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था। ये बात क्लियर हो गई। जब आप लोग नोट ऑन पीपी बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए भी 5 लाइंस तक छोड़ के, भाई आपने कैरिंग अमाउंट से लिखनी है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो देखिए ओपनिंग कैरिंग अमाउंट्स का तो आपको पता चल सकता है ना कि आप लोगों ने क्या किया, यहां पर 190 माइनस 60 130, 240 माइनस 36 204, आपने ये 2 अमाउंट्स अपने पास लिख ली। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके पास नहीं था ओपनिंग में, तो उसकी ओपनिंग 0 हमारे पास आ गई। अब आप लोगों ने सिर्फ अपने नोट्स को कंप्लीट करना है इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हम वो अमाउंट्स देखेंगे जिनको हम लोग ज्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे पता चला कि इक्विपमेंट में 40 का डिस्पोजल था, ऐसा था, तो 40 का डिस्पोजल। क्वेश्चन पढ़ा, पता चल गया इक्विपमेंट में 96 की एडिशन थी, तो जाके ये 96 की एडिशन लिख दो। ऑलराइट, अब आपने वो जो डिस्पोजल एडिशन आती जाए वो साथ साथ लिखते जाएंगे। अच्छा, इनके सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन हो रही है ना एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है। एक ही एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन है, वो भी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है। तो आपने ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस सबसे एंड पे लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस के बाद आपने एडिशन एंड डिस्पोजल लिख देना है। इन केस अगर रिवैल्यूएशन होती फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अब मुझे जरा सोचने की जरूरत थी। मैं पहले ट्रांसफर और रिवैल्यूएशन गेन या लॉस लिखता,
उसके बाद एडिशन एंड डिस्पोजल में लिख देता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर उसी टाइम पर आप लोगों ने सोचना है कि भाई अब देखो मैं मार्क्स गेन करने की तरफ जा रहा हूं। अब मैंने ये देखा कि जो मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग थी ये वो बिल्कुल लास्ट डेट पे आके रीवैल्यू हो रही है, ऐसा है ना? कौन सी अमाउंट पे रीवैल्यू हुई? ये देखें 178 पर। अब मेरे पास मेरा एसिड कौन सी वैल्यू पर मौजूद होगा? जबकि उसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? जब वैल्यू इन यूज 186 है तो क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल देखूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी क्या फेयर वैल्यू ही 178 नहीं होगी? जो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूड अमाउंट बेसिकली फेयर वैल्यू ही होती है। अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लेजिबल हो और वैल्यू इन यूज उससे वैसे भी ज्यादा है, अब चाहे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो मर्जी हो, लेकिन हमने तो रिकवरेबल अमाउंट में हायर अमाउंट देखनी होती है, तो रिकवरेबल अमाउंट 186 नहीं बन जाएगी? क्या इंपेयरमेंट होगी? नहीं है इंपेयरमेंट। तो मेरा एसिड कौन सी वैल्यू पे रहेगा? तो आपने जाकर 178 सबसे पहले लिख देना है अपने क्वेश्चन में, कैरी डाउन बैलेंस के तौर पर, और उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस नील कर देना है। क्लियर? अब देखें मैं क्वेश्चन में जंप कर रहा हूं, जहां पर जो अमाउंट जैसे मुझे मिल रही है मैं सिर्फ वो जाके पुट कर रहा हूं और मुझे मेरे मार्क्स मिलने हैं इससे। अब देखें जैसे ही आपने ये पुट किया, इसकी क्लोजिंग वैल्यू का पता चल सकता है आपको? ये क्लोजिंग वैल्यू आ गई आपके पास, बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं, मुझे पता चल गया, मैंने एडिशन लिख दी, सॉरी मैंने ब्रॉड डाउन बैलेंस लिख लिया, मैंने एडिशन लिख दी, मैंने डिस्पोजल लिख दिया। क्या इसके अलावा कुछ हुआ था इक्विपमेंट के अंदर? इसके अलावा कुछ हुआ? उसका आप बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हो 246, इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया। इसी तरह से आप लोगों ने अब सोचना है ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग क्या कोई एडिशन, क्या कोई डिस्पोजल? तो ऐसा नहीं यार, कुछ ज्यादा इजी है ये। अच्छा किस तरह से? इस साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने कैलकुलेट करना है, और इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास कैसे आ जाएगा? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा मेथड अप्लाई करना है ऑफिस बिल्डिंग पर? स्ट्रेट लाइन मेथड। लाइफ कितनी? 20। तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर हम लोग देखें तो 240 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 12 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा इस साल का। ये बात क्लियर हो गई? फौरन जाएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12 का लिखें और सारे का सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दें एसिड ऑफिस बिल्डिंग। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखें 240 माइनस 48 192, जबकि मैं कौन सी वैल्यू पे मौजूद हूं? 178। कितने का डिक्रीज आया? अब ये डिक्रीज आप टोटल लिख लिया करें, रिवैल्यूएशन लॉस। यहां पर ना आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सरप्लस को कितना गया और लॉस को कितना गया, हालांकि जाता है, लेकिन यहां पर आप ये देख लें रिवैल्यूएशन लॉस एसिड डिक्रीज हो गया है। ये बात क्लियर हो गई? पर आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ना लिखे ना, ये सारे का सारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? आपने यहाँ पे लॉस लिख दिया। क्या ऑफिस बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो गई? अच्छा रहता क्या है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो अब यहां पर सिर्फ इश्यू क्या आ रहा है कि एक छोटा सा डिस्पोजल ही था बस, और एक एडिशन। तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करना है। अब देखिए इक्विपमेंट 20%, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस का पता हमें यहां से चल गया, 190 माइनस 60 इज इक्वल टू 130। मेरे पास मेरे ओपनिंग एसिड्स की WDV 130 है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डिस्पोजल्स की ओपनिंग WDV। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी? 40। अब 20% एप्रिसिएशन है, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, जबकि मैंने ये ओल्ड एसिड एक्वायर किया था
1 जुलाई 2016। तो मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू 4। ये 2016 की इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। फिर 2017 40 माइनस 4 36 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 7.2। 2017 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब 2018 मेरा करंट ईयर, 36 में से 7.2 अगर हम लोग इसमें से एलिमिनेट कर दें 28.8 इसकी WDV, ओपनिंग WDV 28.8। ऑल क्लियर? ये इसमें से माइनस करते हैं 28.8, ये इसमें से माइनस हो गई। ये जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आई है 101.2, इसका 20% आपने चार्ज कर लेना है। तो ये वैल्यू 20.24। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 20% एंड मल्टीप्लाइड बाय कब किया? 8/12 3.84 और एडिशन कितने की हुई? मल्टीप्लाइड बाय कब हुई? 1 सितंबर को। तो कितने अरसे के लिए? 4/12 6.4 और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आपके पास आ गया 30. और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लास्ट में देखें 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। तो ये इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 3.8। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ डिस्पोजल तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 15. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है 30.4। ये वो वर्किंग्स हैं जो आपने शो करनी है 30.48 एंड माइनस कर देना है 15.04। ये देखें। ऑल क्लियर? क्या इसके अलावा और कुछ आना है? बैलेंस कैरी डाउन और आपने 246 में से माइनस कर दिया 75.44, आपको कैरिंग अमाउंट मिल गई क्लोज। ऑल राइट। अब बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेसिकली बहुत सिंपल सी वर्किंग थी। 660 तो आ जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा 660, लेकिन इसके साथ 500 हमें अब ये नहीं सोचने की जरूरत कि भाई रिमेनिंग 160 कहां से लाया, उसका अपना पैसा होगा, वहां से उसने यूटिलाइज किया। और यहां ये भी नहीं सोचने की जरूरत कि यार 500 कहां से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जनरल बोरिंग्स नहीं स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय, हम लोगों ने देखनी है कैपिटलाइजेशन। मैंने प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट नहीं बताने। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन इसकी उस दिन होगी जिस दिन लोन लेकर आए, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से नहीं। जिस दिन लोन, देखो भाई लोन अभी मेरे पास है ही नहीं, 1 मार्च को आया, क्या मैं इसके ऊपर फैब का एक्सपेंस चार्ज करूं, इंटरेस्ट देखूं, जनवरी का देखूं? तो मार्च से ऑनवर्ड देखूंगा ना, जब बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट हुई इसके ऊपर। बैंक वालों ने भी 1 मार्च से लेना है, तो 1 मार्च से हम लोग इसको लेके जाएंगे 31 अक्टूबर तक। तो देखिए कितने मंथ्स हमारे पास बन जाते हैं। 1 मार्च 8 मंथ्स, 8 मंथ्स 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक, और उसमें से हाफ मंथ सस्पेंशन का माइनस कर दो, तो कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5/12। तो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन में ये आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है
56 और इसमें से माइनस कर देंगे जो इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइजेशन पीरियड में हम लोगों ने अर्न की 17। तो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज जी 39.25 प्लस 660। ऑलराइट, बैलेंस कैरी डाउन इनका यही आएगा। अब इसने डेप्रिशिएट हो जाना है कब से 31 अक्टूबर, मतलब जस्ट फॉर 2 मंथ। और इसके ऊपर मेथड क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/12। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आ जाएगा हमारे पास ये 7.77, ये बैलेंस कैरीड डाउन, ये इसकी कैरिंग अमाउंट, नोट ऑन पीपी कंप्लीट हो गया और 100% मार्क्स। उसके बाद सेम यही टेबल उठाना है आपने और आके यहां पे लिख देना है अपने पास क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ये देखें एज इट इज ये टेबल अपने पास लिख दें। फिर आप लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बतानी होती है, साथ में ये बताना होता है रिवैल्यूएशन कब हुई, किसने की रिवैल्यूएशन। तो अब यहां पर देखें रिवैल्यूएशन कब हुई, कौन सी अमाउंट पर और किसने की। और साथ में हम लोगों ने क्या देखना है, मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग कितना था 8.5। 8.5 में से ड्यूरिंग द ईयर आपने इसको मूव करवाना है रिटेन अर्निंग को। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 17। क्यों, अब ये 17 कैसे आया, हम हर साल कितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं 12, तो 36 टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। इस टाइम पर उसकी लाइफ कितनी थी हमारे पास 20 इयर्स। 20 में से 3 इयर्स डेप्रिशिएट हो चुका है, रिमेनिंग 17। तो आपने 8.5 डिवाइडेड बाय 17, ये वो अमाउंट है जो आप रिटेन अर्निंग को ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया। अब आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बच गया 8 का, जबकि लॉस आ गया था 14 का। 14 में से 8 कंप्लीटली लॉस को जाके एडजस्ट कर देगा। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो गया, तो इस साल हमने लॉस कितना रिकॉर्ड किया होगा 6 का। गॉट इट। आपने लॉस की ट्रीटमेंट नहीं बतानी होती मूवमेंट, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट बतानी होती है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास नील हो चुका है। ऑलराइट, साथ में आपने पढ़ा था बोरोइंग कॉस्ट के लिए कि आप कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करते हो और कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। तो कैपिटलाइजेशन रेट तो है नहीं क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग थी, लेकिन अमाउंट कितनी कैपिटलाइज की हम लोगों ने, आपने ये बात यहां पर बतानी है कि हम लोगों ने अमाउंट कितनी कैपिटलाइज की। ये बाकी आप सबकी इस क्वेश्चन की वर्किंग्स हैं जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही हैं और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सारी वर्किंग समझ आ चुकी होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।